ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गांधी जी का ट्रुथ क्या है और ट्रुथ से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट सत्याग्रह क्या है, वहां पर हमने सारी चीजें समझी थी। अब यहां पर देखेंगे सत्याग्रह और पेसिव रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। पेसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है, और सत्याग्रह ये दोनों में क्या अंतर है। तो गांधी जी ने कहा कि मेरा जो सत्याग्रह है वो पेसिव रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, यानी सत्याग्रह पेसिव रेजिस्टेंस में कुछ अंतर है। देखते हैं क्या अंतर है। एक तरफ मैंने लिखा है सत्याग्रह, दूसरी तरफ पीआर यानी पैसिव रेजिस्टेंस। सत्याग्रह वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली व्यक्ति का हथियार है सत्याग्रह, जबकि पेसिव रेजिस्टेंस कमजोर व्यक्ति का हथियार है। दूसरा ग्रेजुअल चेंज, सत्याग्रह को जो मानता है, सत्याग्रह का जो नियम है वो किसी भी व्यवस्था में ग्रेजुअल चेंज की बात करता है, धीरे धीरे परिवर्तन की बात करता है, अंतरात्मा में परिवर्तन लाने की बात करता है और अंतरात्मा में परिवर्तन ला करके फिर व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है। जो पेसिव रेजिस्टेंस है वो अंतरात्मा में परिवर्तन की बात नहीं करता, वो समाज में परिवर्तन लाने की बात करता है और वो इंस्टेंट नेचर का होता है, माने जल्द से जल्द समस्या का हल जो है वो निकलनी चाहिए। जो सत्याग्रह है वो एक मोरल एथिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जबकि एक फिजिकल कॉन्सेप्ट। सत्याग्रह में आत्मशक्ति की बात होती है, सोल पावर, ठीक है, यहां पर फिजिकल पावर की बात होती है। तो पेसिव रेजिस्टेंस है क्या? देखिए, सत्याग्रह का मतलब है कि अगर कोई मेरे ऊपर हिंसा कर रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं उसका किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, बल्कि मैं ये ध्यान दूंगा कि उसने मुझे मारा तो कहीं उसको तो चोट नहीं आई। मैं उसका हृदय परिवर्तन करूंगा, खुद को सेल्फ सफरर बनना है, खुद को पीड़ा देते हुए, और सामने वाला जो हमारा अपोनेंट है उसको कोई दुख ना हो, उसको कोई तकलीफ ना हो, इस बात को जो मानता है वो सत्याग्रह को मानता है। पेसिव रेजिस्टेंस क्या है? सामने वाला मुझे मारने के लिए हाथ उठाया और मैंने उन्हें गाल में तमाचा मारा, मैंने दूसरा गाल भी दे दिया, यह है सत्याग्रह। पेसिव रेजिस्टेंस क्या है? मार ही नहीं खाना, वो जैसे ही हाथ उठाया मारने के लिए हमने उसका हाथ पकड़ लिया, ना हम उसको मारेंगे ना हम उसका मार खाएंगे, यानी पेसिव रेजिस्टेंस आर्ट ऑफ डिफेंस की बात करता है। इज दैट क्लियर? बचना है हमें, उसको मारना नहीं, हमें उससे बचना है, यह है पेसिव रेजिस्टेंस। सत्याग्रह क्या कहता है? हमें बचना तक नहीं है, ठीक है, हमें मारना भी नहीं है, हमें बचना भी नहीं, बल्कि हमको खुद पिट जाना है। तो ये डिफरेंस है पेसिव रेजिस्टेंस में और सत्याग्रह में। तो चूंकि गांधी जी कहते हैं कि जो पेसिव रेजिस्टेंस उसमें एटलीस्ट बचने का प्रयास किया जा रहा है, और हो सकता है इसी बचने के प्रयास में मेरे अपोनेंट को कहीं ना कहीं चोट लग जाए, इसलिए गांधी जी कहते हैं कि पेसिव रेजिस्टेंस इज रिलेटिवली इंफीरियर देन दी सत्याग्रह। तो आई होप आपको सत्याग्रह और पेसिव रेजिस्टेंस में अंतर समझ में आया होगा। अब इस अंतर को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो सत्याग्रह नॉन वायलेंट होता है और पेसिव रेजिस्टेंस में वायलेंस की संभावना रहती है, वायलेंस हो सकता है। सत्याग्रह में जो व्यक्ति को पीड़ा हो रही है वो उसकी खुशी से हो रही है, उसके जानते बूझते हो रहा है, उसकी अज्ञानता से, किसी मजबूरी में या उसके दुख के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि अगर सामने वाला मुझे मार रहा है तो मुझे उससे खुशी मिल रही है। यही सत्याग्रह का सिद्धांत, ठीक है, मेरे जानते बूझते हो रहा है। लेकिन सफरिंग बाय कंपल्सन, पेसिव रेजिस्टेंस में यदि मुझे कोई दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो वो मेरी मजबूरी के कारण हो रहा है, ना कि मेरी खुशी से, ठीक है। ये दो अंतर। सत्याग्रह का स्कोप अनलिमिटेड है, कहीं पर भी सत्याग्रह, किसी भी के खिलाफ सत्याग्रह किया जा सकता है। पीछे जो हमने पढ़ा था दो नियम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पहला ये कि ये कॉमन कॉज में होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कहीं पर भी सत्याग्रह किया जा सकता है। पेसिव रेजिस्टेंस का जो उपयोग है वो लिमिटेड है, वो केवल तभी है जब कोई हमारे खिलाफ फिजिकल वायलेंस करे, तभी आप पेसिव रेजिस्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी ने दिया है और पेसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत टॉलस्टॉय ने दिया है, और भारत में उसको अपने शब्दों में ढालने का काम किया है श्री अरविंदो, ठीक है। तो अरविंदो के बारे में भी एक थिंकर है, उनके बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के एक बहुत बड़े चिंतक श्री अरविंदो, ठीक है।
अब गांधी जी के हिसाब से जो सत्याग्रह है वो सुपीरियर है और पीआर रिलेटिवली इंफीरियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह दोनों एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, दोनों में काफी अंतर होता है। ये अंतर आपको समझ लेना है। ये पैसिव रेजिस्टेंस टर्म एक बार फिर उपयोग में आएगा जब हम लोग अरविंदो की फिलॉसफी पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा सत्याग्रह पर टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आप भी अपना सत्याग्रह तोड़े और आगे आगे बढ़ते हैं। नॉन वायलेंस, अहिंसा क्या है? गांधी जी की नेक्स्ट फिलॉसफी पे आते हैं। अहिंसा, व्हाट इज अहिंसा और नॉन वायलेंस इन टर्म्स ऑफ गांधी? गांधी जी के हिसाब से अहिंसा के दो मीनिंग होते हैं, एक नेगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस का मतलब में हिंसा का मतलब क्या है? इट इज एब्सटेंशन फ्रॉम वायलेंस इन वंस बिहेवियर। अपने अंदर से, जो हमारे अंदर का प्रॉपर्टी है, उस अंदर के प्रॉपर्टी को ही इस तरीके से चेंज कर देना कि वहां पर हिंसा का नामो निशान ना रह जाए, और टुवर्ड्स अदर लिविंग बीइंग। और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य दूसरे जितने लिविंग क्रिएचर हैं उनमें से किसी के भी प्रति हिंसा का भाव अपने मन में ना रखे, वही अहिंसा है। ठीक है, यानी एब्सेंस ऑफ हैट्रेड फीलिंग। इज इट क्लियर? Absence of any type of feeling related to harm is known as negative sense of non-violence. Positive sense में, यानी यहां पर नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है? हमारे अंदर किसी चीज का ना होना ही हिंसा है, ही अहिंसा है। किसका ना होना? हमारे अंदर घृणा का ना होना। ठीक है, हमारे अंदर किसी के एक्सप्लॉइटेशन की भावना नहीं होनी, हमारे अंदर हिंसा नहीं होना ही अहिंसा है। तो किसी ना होने की फीलिंग को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है और किसी के होने की सेंस में उसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। तो पॉजिटिव सेंस में अहिंसा क्या है? पॉजिटिव माने किसी चीज का होना। ठीक है, तो व्हाट इज नॉन वायलेंस इन पॉजिटिव सेंस? इट इज एब्सोल्यूट प्योर एंड यूनिवर्सल लव। यानी मनुष्य के अंदर लव का होना, और पॉजिटिव सेंस में क्या है? अहिंसा है। और हैट्रेड का ना होना ही क्या है? नेगेटिव सेंस में अहिंसा है। इज इट क्लियर? तो एक अहिंसा का एक मीनिंग ये कहता है कि आपके अंदर ये ना हो, दूसरा कहता है आपके अंदर ये हो। तो क्या ना हो? घृणा ना हो और प्रेम हो। ठीक है, ओके। अच्छा, और ये किसी सेलेक्टिव के लिए नहीं, ऑल लिविंग बीइंग्स, संसार में जितने लिविंग क्रिएचर हैं सबके प्रति हमारे मन में ना तो घृणा होनी चाहिए, ना उसको एक्सप्लॉइट करने की भावना, ना उसको यूटिलाइज करने की भावना, बल्कि सबके प्रति दया की भावना, प्रेम की भावना, करुणा की भावना और समानता की भावना का होना ही क्या है? अहिंसा है। इज इट क्लियर? बहुत डीप मीनिंग है। ठीक है, अच्छा, लव होना चाहिए, लेकिन ये लव कैसा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब वही है कि केवल चुने हुए एक दो लोगों के प्रति प्रेम ना हो। ठीक है, प्रेम एक ऐसा दीपक है कि जब प्रेम का दीपक जलता है तो जहां कहीं भी उस दीपक को रखोगे वो पूरे जगह पर उजाला कर देता है। ठीक है, किसी सेलेक्टिव जगह पे उजाला नहीं करता। तो प्रेम का जब प्रस्फुरण, सीडिंग हमारे अंदर होती है तो हमारी पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारे पूरी दुनिया में सभी के प्रति हमारे मन से बैर का भाव निकल जाता है। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब सबके प्रति, कोई स्वार्थ से बंधकर नहीं, प्योर होना चाहिए, पवित्र प्रेम। ठीक है, और मैं क्लास में बताता रहता हूं सबका मतलब क्या है। एंड यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल माने सब जगह। ठीक है, प्रेम सब जगह होना चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए। ठीक है, इसी फीलिंग को हमारे वेद शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, माने पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली है। और जब पूरी दुनिया को हम फैमिली मान लेते हैं, जैसे हम एक फैमिली में जब होते हैं तो फैमिली के मेंबर्स कौन सी फीलिंग से जुड़े होते हैं? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, प्रेम की फीलिंग से, सेक्रीफाइस की फीलिंग से, एक दूसरे को सुखी रखने की फीलिंग से, एक दूसरे के दुख को कम करने की फीलिंग से, अहिंसा की फीलिंग से जो लोग आपस में जुड़े होते हैं उसको फैमिली कहते हैं। तो अगर हम अपने फैमिली में इन सारे सिद्धांतों को तो लागू करते हैं, अगर हम इनका दायरा धीरे 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 बढ़ाकर के पूरी दुनिया तक फैला दें और दुनिया का हर एक आदमी हमें अपना फैमिली में लगने लगे, तो क्या होगा? वही जो चीज फैमिली से निकल करके पूरी दुनिया में छा जाए, फिर वही बन जाती है अहिंसा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इट इन्वॉल्व्स इन, हिंसा कहां कहां हो सकती है? ठीक है, या अहिंसा हमें कहां कहां अहिंसा से काम हमें चलाना है। ठीक है, इंटेंशन, विशिंग
थिंकिंग टू हार्म अदर, जैसे अगर हमने सपने में भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, हमने इरादा भी किया, किसी को नुकसान, वास्तव में हमने कुछ किया नहीं। गांधी जी कहते हैं कि खाली किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लेना भी अपने आप में हिंसा होता है। ठीक है, तो ये हिंसा के बारे में यहां पर बताया है। ठीक है, तो इट की जगह आप लिख लेंगे वायलेंस इन्वॉल्व्स इन। तो हिंसा कहां-कहां होती है, नोट इट को आप काट देंगे। ठीक है, वायलेंस इन्वॉल्व्स इन इंटेंशन, विशिंग और थिंकिंग टू हार्म अदर। दूसरा, एक्वायरिंग मटेरियल थिंग्स बियॉन्ड वंस इमीडिएट नीड, अपनी तात्कालिक जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं को रखना भी गांधी जी की नजर में हिंसा है। अहिंसा नहीं, हिंसा है। ठीक है, अगर मुझे 1 गिलास पानी की जरूरत है और मैं 2 गिलास पानी ले आता हूं, तो गांधी जी के हिसाब से चूंकि दूसरा गिलास मैंने लेके आया तो दूसरे का मैंने हक मान लिया, और इस प्रकार से ये एक हिंसा का ही रूप है। तीसरा, स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का सामाजिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण, किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाना भी गांधी जी की दृष्टि में एक हिंसा का रूप है। डिस्ट्रॉइंग पब्लिक हेल्थ एंड एसेट्स, सार्वजनिक संपत्ति और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना भी एक हिंसा है। तो यदि कोरोना जानबूझ करके फैलाया गया है ये वायरस किसी के द्वारा, तो गांधी की दृष्टि में उन्होंने पब्लिक हेल्थ को डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है, और गांधी जी की नजर में वो हिंसक व्यक्ति है। एनी टाइप ऑफ ह्यूमन इंडेसेंसी, इसके अलावा किसी भी प्रकार की मानवीय इनडिसेंसी, डिसेंसी माने उसका कोई हिंदी टर्म है देख लीजिएगा, तो इनडिसेंसी माने असभ्यता, किसी भी प्रकार की मानव असभ्यता। एक मानव को जो नहीं करना चाहिए अगर वो करता है तो उसको बोलते हैं असभ्य है। तो किसी भी प्रकार की मानव असभ्यता, सड़क पर चलते हुए थूक देना, किसी को अब्यूज कर देना, किसी की प्रॉपर्टी ले लेना, किसी को दुख पहुंचा देना, किसी की वस्तु चोरी कर लेना, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं जो एक ह्यूमन इनडिसेंसी की कैटेगरी में आती है। तो कुछ भी इनमें से किया जाए, गांधी जी की दृष्टि में हिंसा वहां पर भी होती है। तो हिंसा केवल किसी को गाली देने या मार देने से या खून बहाना ही हिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा के बहुत व्यापक संदर्भ में गांधी जी ने हिंसा का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा अहिंसा के बारे में फिर वापस लौटते हैं। अहिंसा क्या है? एन आर्ट ऑफ गेनिंग विक्ट्री ओवर फिजिकल फोर्स बाय स्पिरिचुअल फोर्स, भौतिक बल के ऊपर आध्यात्मिक बल से विजय प्राप्त कर लेना ही क्या है? अहिंसा है। कोई मुझे मारते जा रहा और मैं नाम तुम्हें जपे जा रहा हूं, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद या जय राम व्हाटएवर, तो ये मेरे अंदर की आध्यात्मिक ताकत है जो सामने वाले की फिजिकल ताकत को एक दिन मजबूर कर देगा और वो अपना जो हिंसा है, वायलेंस जो कर रहा था उस पर वो रुक जाएगा। भगत सिंह वगैरह लोगों ने भी यही सब किया। ब्रिटिश सरकार उनको यातना दे रही थी और वो बोले ठीक है आप देते रहो, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किनारे लगाते रहे। मेथड ऑफ नोइंग अदर सफरिंग एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अहिंसा क्या है? मेथड ऑफ नोइंग अदर सफरिंग, जो अहिंसा को जानता है वो अपने आप जान जाता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ इस परिस्थिति में इस प्रकार की घटना हो रही है तो उसकी सफरिंग क्या होगी, उसकी पीड़ा क्या होगी, ठीक है, उसको जान लेना। यानी जो अहिंसा को जानता है इनडायरेक्टली वो सिंपैथी को जान जाता है। सिंपैथी क्या है? सिंपैथी यही है दूसरे की सफरिंग को आप महसूस कर सकें, आप समझ सकें, इस फीलिंग को सिंपैथी कहते हैं। ठीक है, तो अहिंसा को जानने वाला व्यक्ति ही सिंपैथी को जान सकता है, जो अहिंसा नहीं जानता वो सिंपैथी नहीं जानता। ठीक है, तो मेथड ऑफ नोइंग अदर सफरिंग एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन, जब आप अहिंसा को जान जाते हैं तब आप सिंपैथी को जान जाते हैं, और जब अहिंसा और सिंपैथी दोनों को जान जाते हैं तो ये दोनों मिलकर के सेल्फ प्यूरिफिकेशन, आपको खुद अंदर से शुद्ध करने का काम करते हैं, आपको प्योर करने का काम करते हैं। इनफैलिएबल वेपन, गांधी जी कहते हैं अहिंसा अपने आप में एक शस्त्र है, और वो भी कैसा शस्त्र है? अमोघ शस्त्र है, इनफैलिएबल शस्त्र है, कभी नहीं चूकने वाला इसका निशाना। सारे अस्त्र शस्त्र धराशायी हो जाएंगे लेकिन अहिंसा रूपी शस्त्र कभी भी धराशायी नहीं होता। अगर अहिंसा शस्त्र का हम प्रयोग करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तो निश्चित हमें अपनी सफलता मिलेगी। ठीक है, और गांधी जी ने इस बात को साबित करके दिखाया है। नॉट फॉर वीक्स, ये कमजोर लोगों का शस्त्र नहीं है। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह को कहा था कि कमजोर लोगों का नहीं है, उसी प्रकार अहिंसा का पालन करना भी कमजोर लोगों का धर्म नहीं है। ये तो कमजोर, ये जो कमजोर लोग हैं, कायर लोग हैं, वो लोग हिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा का नहीं। इट कम्स फ्रॉम फर्म एडियरेंस टू ट्रुथ, गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का आएगा कहां से आपके अंदर? जब आप अपने आप को सत्य के लिए समर्पित कर देंगे, सत्य के सिद्धांतों पर समर्पित कर देंगे, तब आपके अंदर अहिंसा का भाव आएगा। ठीक, आगे उन्होंने कहा है इफ ट्रुथ वाज एंड नॉन वायलेंस वाज द मीन्स,
यानी यदि ट्रुथ साधन है, ट्रुथ साध्य है, तो उस तक पहुंचने का साधन क्या है? नॉन वायलेंस। यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस दोनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि बोथ आर द सेम साइड, बोथ आर द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ वन कॉइन। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेट ईच अदर। ठीक, इट इज ड्यू टू फीलिंग ऑफ अदरहुड। ठीक है, इट इज की जगह में फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, यहां पर वायलेंस लिखना है फिर से एक बार। ठीक है, वायलेंस क्यों आता है हमारे अंदर और हम नॉन वायलेंट क्यों नहीं रह पाते? तो वायलेंस इज ड्यू टू फीलिंग ऑफ अदरहुड। जब हमारे मन में अदरहुड की फीलिंग आती है, परायेपन की भावना, दूसरेपन की भावना आ जाती है, अर्थात जब हम दूसरों को अपने जैसा नहीं मानते, तभी हमारे अंदर हिंसा आएगी। जैसे हमारे अपने घर में हमारा छोटा भाई हमको कुछ भी कर दे, हमारा नुकसान कर दे, लेकिन हम उसके खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा अपना है, उसके साथ हमारा एक अपनेपन का भाव जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरेपन के भाव, परायेपन के भाव से किसी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और वहीं से हिंसा का जन्म हो जाता है। ठीक है, इट इज नॉट पैसिवनेस एंड डिफर्स फ्रॉम पावर। ठीक है, तो पावर और वायलेंस क्या है? मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था हन्ना अरेंट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हन्ना अरेंट कहते हैं कि पावर और वायलेंस दो अलग अलग चीजें हैं। पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है और वायलेंस नेगेटिव है। ठीक है, गांधी जी भी इसी सिद्धांत को मानते हैं और कहते हैं कि इट डिफर्स फ्रॉम पावर। पावर पॉजिटिव है, जो अंदर की बात है, आपके अंदर जो शक्ति है वही असली पावर है। बाहर जो पावर आप दिखा रहे हैं, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, मनी पावर, ये सब वायलेंस का रूप बन जाते हैं। ठीक है, यही बात गांधी जी भी मानते हैं और वो ये भी मानते हैं इट इज नॉट पैसिवनेस। अहिंसा निष्क्रियता का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया कि अहिंसा में सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाना, अगर वो हमें मार रहा है तो मार खाते जाना है, तो किसी को लगेगा कि ये एक प्रकार की निष्क्रियता है, पैसिवनेस है। गांधी जी ने कहा नहीं, ये पैसिवनेस नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिवनेस है। क्योंकि अगर सामने वाला मर रहा है और हम पिटते जा रहे हैं तो निष्क्रिय का मतलब कुछ ना करना, लेकिन गांधी जी कहते हैं अहिंसा का मतलब कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ करना है। करना क्या? सहन करना। तो अहिंसा सहन करना सिखाता है, इसलिए निष्क्रियता का माने कुछ नहीं करना। लेकिन गांधी जी तो कहते हैं भाई अहिंसा में हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ किया जा रहा है तो हाउ इट कैन बी कॉल्ड पैसिव? इट इज एक्टिव। इज इट क्लियर? तो गांधी जी कहते हैं कि ये कुछ पैसिवनेस नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, बल्कि अहिंसा सक्रियता का द्योतक है। जो व्यक्ति जीवन में सक्रिय है वही अहिंसात्मक हो सकता है, निष्क्रिय आदमी नहीं हो सकता। ठीक है, इट वेक्स अस फ्रॉम एनिमलिटी टू ह्यूमैनिटी। अहिंसा व्यक्ति को जानवरपन जो उसके अंदर भरा हुआ है, उस जानवरपन को निकालकर उसके अंदर मनुष्यता डालने का काम करता है। कौन? नॉन वायलेंस। यानी जो वायलेंस है वो एनिमल की प्रॉपर्टी है और नॉन वायलेंस है वो ह्यूमन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक स्टेटमेंट गांधी जी का, वन पर्सन हु कैन एक्सप्रेस अहिंसा इन लाइफ एक्सरसाइजेस अ फोर्स सुपीरियर टू ऑल दी फोर्सेस ऑफ द ब्रूटैलिटी। जो व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा का प्रयोग कर लेता है वो ब्रूटैलिटी माने दमन के बाकी सारे बलों से ऊपर का बल अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। यानी जो सुपीरियर फोर्स इज द नॉन वायलेंस व्हिच इज अबव ऑल द ब्रूटल फोर्सेस टाइप्स। अब हम देखते हैं गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए हैं। पहला होता है इनलाइटेंड नॉन वायलेंस। इनलाइटेंड माने जागृत अहिंसा। जागृत अहिंसा का मतलब होता है जब हम अंदर अपने अंदर के मन, ये इंटरनल है। जो इनलाइटेंड नॉन वायलेंस है वो इंटरनल की बात कर रहा है। यानी जब हम अपने अंदर की कमजोरी, दुर्बलता, अपने अंदर की घृणा, अपने अंदर के परायेपन को मार देते हैं और अंदर से जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जब हमारे अंदर प्रेम का दीपक जल जाता है, हिंसा, घृणा खत्म हो जाती है, जब अपनेपन का भाव आ जाता है, परायेपन की भाव खत्म हो जाती है, तो अंदर जब हम सुधार कर लेते हैं, इसको कहा जाता है कि हम लोग इनलाइटेंड नॉन वायलेंट हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये सबसे सुपीरियर नॉन वायलेंस, सबसे सुपीरियर नॉन वायलेंस। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे वाला नॉन वायलेंस है रीजनेबल नॉन वायलेंस। गांधी जी कहते हैं रीजनेबल का मतलब यह है कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें छोटा मोटा या कई बार कुछ वायलेंस करने की जरूरत होती है। ऐसे वायलेंस को गांधी जी ने कहा है रीजनेबल नॉन वायलेंस। ये उससे थोड़ा इंफीरियर है। अब किस किस वायलेंस को हम रीजनेबल कहेंगे हम आगे देखते हैं। ठीक है, और तीसरा होगा कॉवर्डाइज नॉन वायलेंस।
हिंसा, कायरों की हिंसा क्या होती है? ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस है। गांधी जी के हिसाब से वे लोग जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अहिंसा का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर ही भीतर वो बहुत बड़े हिंसक होते हैं, ऐसे लोगों की जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति है उसको गांधी जी ने कहा है कॉवर्डाइज नॉन वायलेंस। ठीक है, ये 3 प्रकार के नॉन वायलेंस गांधी जी ने बताते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि मेरे वायलेंस का मतलब किसी भी प्रकार की नपुंसकता, नामर्दानगी या कायरता नहीं है। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, आई प्रेफर वायलेंस टू इंपोर्टेंस, यानी नामर्द होने से अच्छा मैं हिंसा को प्रेफर करता हूं। तो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का मतलब ये नहीं है। गांधी जी ये कहते हैं कि आप परिस्थिति के हिसाब से हिंसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो परिस्थिति जस्ट होनी चाहिए, कॉमन कॉज में होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। ठीक है, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के आप हिंसा करें और उसको जस्ट ठहराएं, रीजनेबल ठहराएं, ऐसी हिंसा का गांधी जी विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए एक और स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, अहिंसा इज द हाईएस्ट ड्यूटी। महाभारत ग्रंथ जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। ठीक है, हिंसा के लिए हमको बुद्धि नहीं दी है। बुद्धि हमें इसलिए नहीं दिया ईश्वर ने, जिसके पास बुद्धि है वो जानता ही नहीं कि हिंसा क्या है, हिंसा क्या है, उसका सब कार्य माफ है। लेकिन हमारे पास बुद्धि है, हम जान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि क्या हिंसा है और क्या अहिंसा है। तो अहिंसा जो है वो मानव का सबसे बड़ा धर्म है, ये हमें ध्यान रखना है। महाभारत के कथन में ये कहा गया। अच्छा, इसके अलावा नॉन वायलेंस का सिद्धांत बहुत पहले हमारे यहाँ उपनिषदों में था। उन्हीं उपनिषदों से अहिंसा का सिद्धांत जैनिज्म और बुद्धिज्म में आया। फिर जैनिज्म बुद्धिज्म से होते हुए गांधी जी ने उनको पॉपुलराइज किया और महाभारत में भी अहिंसा के बारे में बहुत सारी बात कही गई है। तो इसीलिए गांधी जी ये कहते हैं कि मैंने जो सिद्धांत दिया कोई नया नहीं है, ये गांधी जी खुद के शब्द हैं। मैंने पुराने सिद्धांतों को जो शताब्दियों से चले आ रहे हैं हमारे वेद शास्त्रों में, उन्हीं को मैंने अपने बदले हुए संदर्भ में अपने दैनिक जीवन में उतारा है। ठीक है, ओके, ठीक। अब यहां तक तुमने नॉन वायलेंस समझ लिया। तो वायलेंस क्या है? ठीक है, सारे जो नॉन वायलेंस की परिभाषा है उसका आप उल्टा कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वायलेंस बन जाएगा। यानी एन एक्ट ऑफ हेट, एन एक्ट ऑफ वायलेंस, सॉरी, एन एक्ट ऑफ हेट इज नोन एज वायलेंस। इज इट क्लियर? घृणा का भाव होना ही हिंसा है। ठीक, परायेपन की भावना का होना ही हिंसा है। तो अब हिंसा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जहां कहीं हिंसा होगी वहां वहां क्या होगा। गांधी जी ने खुद कहा है, जहां जहां वायलेंस होता है वो एंटी कोऑपरेटिव होता है। यानी जहां जहां वायलेंस होगा वो लोगों को मिलजुल कर काम करने की भावना से नहीं भरता, बल्कि वो उल्टा एंटी कोऑपरेटिव, माने एक दूसरे को शत्रु बना देता है, एक दूसरे के साथ लड़ने मरने की प्रवृत्ति वहां पर आ जाती है। दूसरी, विदाउट रीन, बेलगाम होती है। जैसे घोड़े में लगाम होती है तो घोड़ा जो है हमारे डायरेक्शन से काम करता है, लेकिन घोड़ा बेलगाम हो जाए तो कहां सवार को पटक दे मालूम नहीं। उसी प्रकार जहां वायलेंस होगा वो बेलगाम होगा, निरंकुश होगा, अत्याचारी होगा। प्रिवोक वॉर, जहां कहीं वायलेंस होगा वो हमेशा युद्ध को भड़काता रहेगा, युद्ध के लिए जो है माहौल बनाता रहेगा। इन्वॉल्व्स कॉर्सन, स्वाभाविक बात है, वहां बल का प्रयोग होगा, वहां शोषण का प्रयोग होगा, वहां हिंसा का प्रयोग होगा। डिक्लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी, जहां वायलेंस होगा वहां मानवता रह नहीं सकती, मानवता का पतन होगा। एनिमल प्रॉपर्टी, गांधी जी कहते हैं कि वायलेंस एनिमल प्रॉपर्टी और नॉन वायलेंस ह्यूमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अनइथिकल, ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं कह सकता कि वायलेंस इथिकल होता है, नॉन वायलेंस ही एथिकल हो सकता है, वायलेंस हमेशा अनएथिकल होता है। वेपन ऑफ पावरफुल एंड कॉवर्ड, गांधी जी कहते हैं कि जो शक्तिशाली हो, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं हुई, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस आर द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और पावरफुल में अंतर है। स्ट्रॉन्ग शब्द इंटरनली आपको इंडिकेट करता है और पावरफुल बाहरी। यदि एक व्यक्ति आत्मबल से ताकतवर है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और एक व्यक्ति मिलिट्री पावर से, मनी पावर से, मसल पावर से ताकतवर है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो पावरफुल है। यानी जो साधन संपन्न है, जो साधनों से पावर प्राप्त किया है उसको पावरफुल बोलते हैं, और जो अंदर से पावर प्राप्त किया उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वायलेंस किसका हथियार है? वही जो रिसोर्सफुल है और जो कोवर्ड है। ठीक है, क्योंकि मनी, मसल, मिलिट्री, इन तीनों चीजों की जरूरत किसको पड़ती है? स्वाभाविक बात है, जो कायर है। ठीक है, जो बहादुर है वो अपने आत्मबल से परिस्थितियों का सामना करता है। नो सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, गांधी जी के हिसाब से वायलेंस, हिंसा
किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि वो और नई नई समस्याओं को जन्म देता है। इनवाइट्स एनिमिटी, स्वाभाविक बात है जहां हिंसा होगी वो नित नए शत्रु बनाता है, ठीक है। इसलिए गांधी जी कहते हैं वेयर देयर इज नॉन वायलेंस देयर इज नो एनिमीज, क्योंकि नॉन वायलेंस हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने की शिक्षा देता है, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग में सब आ गए, हमारे शत्रु, ठीक है, सारे आ गए, ठीक है। तो ये इनवाइट्स एनिमिटी। अनजस्ट ऑब्वियसली है, वायलेंस किसी भी एक सभ्य समाज में जस्ट नहीं ठहराया जा सकता, वो अनजस्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गांधी जी ने कहा है वायलेंस तो हमने समझ लिया, अब हम आगे देखते हैं कि वायलेंस कहां-कहां परमिसिबल है। गांधी जी के हिसाब से कहां-कहां हिंसा यदि आप करें तो वो क्षम्य है, ठीक है, उसको उचित माना जा सकता है। पहला, फॉर सर्वाइवल, ऐसी स्थिति आ जाए, सर्वाइवल का मतलब समझ गए ना, लग्जरी के साथ जीने की बात नहीं हो रही है यहां। सर्वाइवल यानी जब आपको केवल जीने के लिए जितनी जरूरत है उतना प्राप्त करने में यदि आपको कुछ हिंसा करनी पड़ रही है तो गांधी जी कहते हैं कि वो सही है, उस हिंसा को हम गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरा, ड्यूटी इन डिस्ट्रेस, संकट काल में अपना कर्तव्य निभाना। जैसे गांधी जी कहते हैं कि भाई कोई सैनिक है वो लड़ रहा है, उसका कर्तव्य ही है क्या, जो सामने वाला शत्रु है उसको उसकी हत्या करता, तो वो अनजस्ट नहीं है। उसी प्रकार अगर हम जंगल में हैं और अचानक से शेर या कोई हिंसक पशु हमारे ऊपर हमला कर दे तो हमें अपने आप से उसको बचाने के लिए उसको मारना या उसको मार डालना, ये भी हिंसा का रूप नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंसा तो है लेकिन उसको क्षमा किया जा सकता है। तीसरा, टू प्रोटेक्ट द डिपेंडेंट, जो व्यक्ति हमारे आश्रय में है, हमारे अंडर है, जिसको हमने प्रोटेक्ट करने का वचन दिया है और जिसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, यदि उसकी रक्षा करने में थोड़ी मोड़ी हमसे हिंसा हो जाए तो गांधी जी कहते हैं ये हिंसा भी क्षम्य है। और चौथा है सैल्वेशन फ्रॉम सफरिंग, कष्टों से मुक्ति पाने में अगर कोई हिंसा की जाए तो वो हिंसा भी क्षम्य है। इसका मतलब है गांधी जी यहां पर यूथेनेसिया की बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा पीड़ा में और उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि उसके प्राण हर लिए जाएं, ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसको हम कहते हैं दया मृत्यु, करुणा मृत्यु, ठीक है, या इच्छा मृत्यु, ठीक। इस सिद्धांत को यूथेनेसिया कहते हैं। तो देखिए यूथेनेसिया शब्द जब आया नहीं था तो भी गांधी जी उसके बारे में पहले ही बोल चुके हैं, और ये कहीं पर भी वायलेंस का रूप नहीं है, अनजस्ट नहीं है, ठीक है। गांधी जी ने खुद में स्टेटमेंट दिया कि यदि मेरा पुत्र भी पीड़ा से चीख रहा हो और यदि ऐसी परिस्थिति में मुझे मारना पड़े तो मैं उसको मार दूंगा, और ये किसी प्रकार की न हिंसा है और ना ही अन्याय है। इज इट क्लियर? तो यूथेनेसिया को यहां पर गांधी जी सपोर्ट करते हैं। कभी भी आप यूथेनेसिया के बारे में लिखें तो गांधी जी का ये क्वेट आपको डालना है, ठीक है। टू एस्टैब्लिश सत्य एंड धर्म, ठीक है। चौथी या पांचवी बात गांधी ने बताई कि कहां पर हिंसा ठीक है, कहां पर हिंसा को हम गलत नहीं कहेंगे। जब सत्य और धर्म की रक्षा करनी हो, जब सत्य और धर्म की स्थापना करनी हो, तब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होगी, क्षति होगी तो मैं आऊंगा, युद्ध करूंगा, और उसमें हिंसा भी होगी, लेकिन वो हिंसा जायज है, ठीक है। तो यहां तक हो गई अहिंसा के बारे में, ठीक है। एक दो गांधी जी की आलोचनाएं। गांधी जी के इस अहिंसा के सिद्धांत को जानने के बाद कुछ लोग गांधी जी को कहते हैं यूटोपियन क्रिस्टिज्म, यानी कल्पनावादी संत, ठीक है। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि वेरी आइडियलिस्टिक, यानी गांधी जी के सिद्धांत बहुत ज्यादा आदर्शवादी है, प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन दोनों का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा है नॉट टू अटेन आइडियल्स बट टू मेक एफर्ट कंटिन्यूअसली। गांधी जी का क्या कहना है? आदर्श जीवन में कभी प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये सारे आदर्श बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप इनको प्राप्त करने का जीवन भर प्रयास कर सकें। जो आदर्श प्राप्त कर लिया जाए वो आदर्श ही नहीं होता, ऐसा मानना है गांधी जी का। इसलिए गांधी जी ने कहा यस दीज आर आइडियलिस्टिक्स, दीज आर वेरी मच आइडियल्स एंड वी कैन नॉट अचीव इट बट वी नीड ट्राई टू अचीव इट। किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करना उसको पाने से ज्यादा बड़ा होता है। इज इट क्लियर? तो गांधी जी ने इस प्रकार से उनका खंडन किया है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है स्ट्रेट लाइन, जैसे जीवन में, संसार में कहीं पर भी कोई सीधी रेखा नहीं होती, नो पैरेलल लाइंस, नो स्ट्रेट लाइन। कहीं पर भी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल है, कहीं पर भी आप एक सीधी रेखा खींचेंगे वो दिखने में तो सीधी है लेकिन वास्तव में वो कर्व लाइन है, ठीक। तो जब हम ये जानते हैं कि सीधी रेखा खींची ही नहीं जा सकती, फिर भी हम खींचते हैं, ठीक है। वही बात गांधी जी कहते हैं
और उसको सीधी रेखा मान भी लेते हैं। ठीक है, इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि इन आदर्शों को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। 10%, 20%, 30%, जितना कुछ इससे गेन कर सकते हो, ठीक है, वही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से हम लोग वायलेंस क्या है, नॉन वायलेंस क्या है, नॉन वायलेंस कितने प्रकार के होते हैं, गांधी जी किस प्रकार के वायलेंस का सपोर्ट करते हैं, ये तमाम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर सब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और उनके गांधी जी के विचार के बारे में समझेंगे। थैंक यू।